हम लोग झारखंड लोक सेवा आयोग मुख्य परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है इतिहास, उस पर इतिहास का जो पाठ्यक्रम है, भारतीय इतिहास का जो पाठ्यक्रम है उस पर हम लोग आपको लेक्चर जो है ये हमने शुरू किया है झारखंड लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए। इसके पहले हमने लगभग 355 लेक्चर प्रारंभिक परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए बनाया था, जो संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं होती है या राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं होती है। वो जो 355 वीडियो जो है प्रारंभिक परीक्षा के लिए जो संघ लोक सेवा आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग को ध्यान में रखकर बनाया गया है, वो वीडियो जो है आपको जैसे कि प्रवेश परीक्षा के लिए भी, एमए जैसे प्रवेश परीक्षाओं के लिए भी और अन्य भी परीक्षाओं के लिए, नेट के लिए, इस सब के लिए यह समान रूप से उपयोगी है। आप लोग उस वीडियो को बार बार देखें, फायदा करेगा। ये जो सीरीज मैंने शुरू किया है झारखंड लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए इतिहास, जो भारतीय इतिहास का पाठ्यक्रम है उस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, जिसमें हमने आपको वैदिक आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ था उस पर चर्चा कर लिए, सामाजिक स्थिति कैसी थी, राजनीतिक स्थिति कैसी थी। आज हम लोग जिस क्वेश्चन पर विचार करने जा रहे हैं वह क्वेश्चन का नाम है वैदिक आर्यों के आर्थिक विशेषताओं का वर्णन करें। क्वेश्चन है वैदिक सभ्यता के आर्थिक विशेषताओं का वर्णन करें। जैसे ही मैंने आपको इसके पहले वैदिक सभ्यता का राजनीतिक विशेषता, सामाजिक विशेषता बताया था, तो मैंने आपको ये बताया था कि जब भी इस प्रकार के क्वेश्चंस को लिखना है तो पहले ऋग्वैदिक काल का जो है विशेषता लिख देंगे, फिर उत्तर वैदिक काल में आएंगे। उत्तर वैदिक काल का स्टार्टिंग वहाँ से शुरू करेंगे कि उत्तर वैदिक काल में वो कौन कौन सी विशेषताएं थी जो ऋग्वेद काल की थी और जो बनी रही, और फिर ऋग्वेद उत्तर वैदिक काल में क्या परिवर्तन हुआ। मेरा जो मतलब पढ़ाने का जो वे है, वैदिक साहित्य, वैदिक सभ्यता का जो पाठ्यक्रम का जो टॉपिक सब है उसका यही तरीका है। आज हम आप लोगों को वैदिक सभ्यता के आर्थिक पक्ष की विशेषताओं के बारे में बताने जा रहे हैं। वर्णन, आर्थिक क्वेश्चन है कि वैदिक सभ्यता के आर्थिक विशेषताओं का वर्णन करें, क्या अर्थव्यवस्था का वर्णन करें। तो हम सबसे पहले ऋग्वेद को लेंगे, ऋग्वेद काल की अर्थव्यवस्था कैसी थी पहले ये बताएंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो इस वीडियो में देखिए हमने आपको लिखा, सबसे पहले आपको स्टार्टिंग करना है कि आर्यों का भौतिक जीवन। आपको क्वेश्चन कैसे शुरू करना है, आर्यों का भौतिक जीवन मुख्यतः ऐसे लिख सकते हैं इसको, ऋग्वैदिक आर्यों का भौतिक जीवन। ऋग्वैदिक आर्यों का भौतिक जीवन मुख्यतः पशुपालन, कृषि, कुटीर उद्योग पर आधारित था। ऋग्वैदिक आर्यों का भौतिक जीवन मुख्यतः पशुपालन, कृषि, कुटीर उद्योग पर आधारित था। ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था एक ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी। ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था एक ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी। घुमंतु जीवन होने के कारण, घुमंतु जीवन होने के कारण किसी भी प्रकार की अस्थायी कृषि एवं वाणिज्य व्यापार का विकास नहीं हो सका। घुमंतु जीवन होने के कारण किसी भी प्रकार की अस्थायी कृषि एवं वाणिज्य व्यापार का विकास नहीं हो सका। फिर से सुन लीजिए, आपको स्टार्टिंग कैसे करना है। ऋग्वैदिक आर्यों का भौतिक जीवन मुख्यतः पशुपालन, कृषि, कुटीर उद्योग पर आश्रित था, कुटीर उद्योग पर निर्भर था। ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था एक ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी। घुमंतु जीवन होने के कारण किसी भी प्रकार की अस्थायी कृषि एवं वाणिज्य व्यापार का विकास नहीं हो सका। ये आपको स्टार्टिंग ऐसे ही करना है। फिर आपको पैराग्राफ चेंज करना है और लिखना है कि ऋग्वैदिक आर्य अर्धयायावार थे, खाना बदोश थे, इसलिए इनका मुख्य पेशा पशुपालन था। आपको पैराग्राफ चेंज करके लिखना है, ऋग्वैदिक आर्य अर्धयायावार, खाना बदोश थे और इसलिए इनका मुख्य पेशा पशुपालन था। आर्यों के जीवन में पशु का काफी महत्व था। आर्य के जीवन में पशु का काफी महत्व था। ऋग्वैदिक आर्य, पैराग्राफ चेंज करके लिखना है, ऋग्वैदिक आर्य अर्धयायावार, खाना बदोश मुक्त थे, इसलिए इनका मुख्य पेशा पशुपालन था। आर्यों के जीवन में, ऋग्वैदिक आर्यों के जीवन में पशु का काफी महत्वपूर्ण स्थान था। ऋग्वैदिक आर्यों के जीवन में पशु का बहुत महत्वपूर्ण स्थान था और पशुओं में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और धार्मिक महत्व का पशु था गाय, ठीक है।
पशुओं में सबसे ज्यादा महत्व किसका था? गाय का महत्व था। जीवन की तमाम अभिव्यक्तियां जीवन की तमाम अभिव्यक्तियां गौ के माध्यम से ही व्यक्त की गई है। ऋग्वेद काल में, ऋग्वैदिक साहित्य में जीवन की तमाम अभिव्यक्तियां गौ के माध्यम से व्यक्त की गई है। जैसे राजा के लिए गोपति शब्द आया है, राजा के लिए ऋग्वेद में गोपति शब्द आया है। पुत्री को दुहिता कहा गया है। वहीं समय के मापने के लिए गोधूली शब्द का प्रयोग आया है। धनी व्यक्ति को गोमत कहा जाता था। फिर से सुन लीजिए, ऋग्वैदिक आर्य अर्धयायावार, पैराग्राफ चेंज करके लिखना है। ऋग्वैदिक आर्य अर्धयायावार खानाबदोश थे, इसलिए इनका मुख्य पेशा पशुपालन था। आर्यों के जीवन में पशुओं का महत्वपूर्ण स्थान था, जिनमें गाय सबसे महत्वपूर्ण पशु थी। जीवन की तमाम अभिव्यक्तियां गौ के माध्यम से ही व्यक्त की गई है। जीवन की तमाम अभिव्यक्तियां गौ के माध्यम से व्यक्त की गई है। जैसे राजा के लिए गोपति शब्द आया है, वहीं समय के मापन के लिए गोधूली शब्द आया है। धनी व्यक्ति को गोमत कहा जाता था, पुत्री को दुहिता कहा जाता था। पशु ही आर्य की मुख्य संपत्ति थी। फिर आपको लिखना है, पशु ही आर्य की मुख्य संपत्ति थी, इसलिए इनकी चोरी सर्वाधिक होती थी। आर्यों की पशु ही आर्य की मुख्य संपत्ति थी, इसलिए इनकी चोरी, गायों की चोरी सर्वाधिक होती थी। पशु ही आर्यों की मुख्य संपत्ति थी, इसलिए गायों की चोरी सर्वाधिक होती थी। अतः गविष्टि ब्रैकेट लिखिए, गायों की खोज इस युग का पर्याय बन गया। इससे गविष्टि जो है युद्ध का पर्याय बन गया। अतः गविष्टि क्या हुआ? गविष्टि का अर्थ हुआ गायों की खोज, युद्ध का पर्याय बन गया। गाय मुख्य संपत्ति एवं विनिमय का साधन थी। गाय मुख्य संपत्ति एवं विनिमय का साधन थी। गाय युद्ध का पर्याय भी थी और मुख्य संपत्ति एवं विनिमय का माध्यम भी थी। अन्य पशु में गायों के अतिरिक्त अन्य पशु में ऊंट था, हाथी, बाघ, सिंह आदि से भी ऋग्वैदिक आर्य परिचित थे। अन्य पशु में ऋग्वैदिक आर्य ऊंट, हाथी, बाघ, सिंह आदि जानवरों से भी परिचित थे। यह आपको लिखना है एक पैराग्राफ में, फिर पैराग्राफ चेंज कर देना है। और अब लिखना है, ऋग्वैदिक आर्यों का गौण पेशा कृषि था। पैराग्राफ चेंज करके लिखना है, ऋग्वैदिक आर्यों का गौण पेशा कृषि था। फसल के रूप में यव या जौ का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में फसल के रूप में यव या जौ का उल्लेख मिलता है। ऋग्वैदिक आर्यों का गौण पेशा कृषि था। फसल के रूप में यव या जौ का उल्लेख मिलता है। ऋग्वैदिक आर्य 6 ऋतुओं से परिचित थे। ऋग्वैदिक आर्य 6 ऋतुओं से परिचित थे। खेती के जुताई के लिए लकड़ी का हल प्रयोग करते थे। खेती की जुताई के लिए लकड़ी का हल का प्रयोग करते थे। कुल मिलाकर पशुचारण की तुलना में कृषि का महत्व कम था। कुल मिलाकर पशुचारण की तुलना में कृषि का महत्व कम था। इसकी पुष्टि, कुल मिलाकर पशुचारण की तुलना में कृषि का महत्व कम था। इसकी पुष्टि ऋग्वैदिक देवकुल में देवियों की नगन स्थिति से स्पष्ट होती है। कुल मिलाकर पशुचारण की तुलना में कृषि का महत्व कम था। इसकी पुष्टि ऋग्वैदिक देवकुल में देवियों की नगन स्थिति से स्पष्ट होती है। क्लियर? अब पैराग्राफ फिर चेंज करके लिखेंगे। शिल्प, ऋग्वेद में मुख्य शिल्प, कुछ शिल्पों का वर्णन है। ऋग्वेद में, पैराग्राफ चेंज करके लिखना है, ऋग्वेद में कुछ शिल्पों का वर्णन है। बढ़ईगिरी, ऋग्वेद में बढ़ईगिरी को तक्षण कहा जाता था। कुम्हार के लिए कुलाल शब्द का प्रयोग हुआ है। ठीक है, बढ़ईगिरी के लिए तक्षण शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में किया गया है। वहीं कुम्हार को कुलाल कहा जाता था। ऋग्वेद में धातु के लिए, धातु में तांबा या कांसा का प्रयोग, ऋग्वेद काल में धातु के रूप में तांबा या कांसा का प्रयोग होता था। ऋग्वेद में कांसा के लिए धातु के लिए अयस शब्द आया है। ऋग्वेद में धातु के लिए अयस शब्द आया है। क्लियर? पैराग्राफ चेंज करके क्या लिखना है? ऋग्वेद में कुछ शिल्पों का वर्णन है, जैसे कुम्हार के लिए कुलाल, बढ़ईगिरी के लिए तक्षण,
ऋग्वैदिक आर्य दो धातुओं से परिचित थे, तांबा और कांसा से, और धातु के लिए अयस शब्द का प्रयोग किया गया है। फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखना है कि ऋग्वेद में वणिक समुदाय की भी चर्चा है। ऋग्वेद में वणिक समुदाय की भी चर्चा है। यह काम मुख्यतः पनी नामक व्यापारी करते थे। ऋग्वेद में वणिक समुदाय की भी चर्चा है। वणिक समुदाय पनी नामक ऋग्वेद में पनी नामक व्यापारी समुदाय की चर्चा है। ऋग्वेद में पनी नामक व्यापारिक समुदाय की चर्चा है। ये गैर आर्य थे, समुदाय के थे। पनी जो थे वो गैर आर्य समुदाय के थे तथा अपनी कृपणता या कंजूसी के लिए विख्यात थे ऋग्वेद में काल में नियमित सिक्कों का प्रचलन नहीं था। ऋग्वेद काल में नियमित सिक्कों का प्रचलन नहीं था। व्यापार वाणिज्य वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित थी। वस्तुतः कृषि अधिशेष की स्थिति न होने के कारण व्यापार वाणिज्य नगण्य था। फिर से आप सुन लीजिए, पैराग्राफ चेंज करके लिखना है कि ऋग्वेद में वणिक समुदाय की चर्चा है और पनी नामक व्यापारिक समुदाय जो है ये व्यापार का काम करते थे। ये गैर आर्य समुदाय के थे और अपनी कृपणता के लिए विख्यात थे, अपनी कंजूसी के लिए विख्यात थे। ऋग्वेद काल में नियमित सिक्कों का प्रचलन नहीं हुआ था और लेन देन ऋग्वेद काल में वस्तु का लेन देन वस्तु विनिमय प्रणाली पर होता था। वस्तुतः कृषि अधिशेष की स्थिति न होने के कारण व्यापार नगण्य था। यह आपको एक पैराग्राफ में लिख के हट जाना है। फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखना है, करारोपण प्रणाली के बारे में थोड़ा बताना है कि ऋग्वैदिक काल में करारोपण प्रणाली का विकास नहीं हुआ था। ऋग्वैदिक काल में करारोपण प्रणाली का विकास नहीं हुआ था क्योंकि अभी अस्थायी कृषि नहीं हो रही थी। ऋग्वैदिक काल में करारोपण प्रणाली का विकास नहीं हुआ था। पैराग्राफ चेंज करके लिखना है क्योंकि अभी अस्थायी कृषि नहीं हो रही थी। राजा को बलि जो है स्वेच्छा के रूप में से राजा को बलि नामक कर स्वेच्छा से जनता देती थी और यही उसके आय का प्रमुख साधन था। पैराग्राफ चेंज करके लिखना है कि ऋग्वैदिक काल में करारोपण प्रणाली स्थापित नहीं हुई थी क्योंकि अभी अस्थायी कृषि का विकास नहीं हुआ था। राजा को जनता बलि नामक स्वैच्छिक कर देती थी और यही राजा का आय का प्रमुख साधन था। अब जो है पैराग्राफ चेंज करके निष्कर्ष लिखना है। निष्कर्ष में लिखना है आपको कि ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था उपहार अर्थव्यवस्था एवं निर्वाह अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधित्व करती है। पैराग्राफ चेंज करके निष्कर्ष लिखना है कि र्थव्यवस्था अर्थव्यवस्था उपहार अर्थव्यवस्था एवं निर्वाह अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधित्व करती है। ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था उपहार अर्थव्यवस्था गिफ्ट इकोनॉमी और निर्वाह अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधित्व करती है। लूट के माल का पुनर्वितरण एवं पारस्परिक विनिमय पर आधारित था। ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था लूट के माल का पुनर्वितरण और पारस्परिक विनिमय पर आधारित था। ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था लूट के माल का पुनर्वितरण एवं पारस्परिक विनिमय पर आधारित था। निर्वाह अर्थव्यवस्था में बड़े पैमाने पर व्यापार का प्रसार संभव नहीं था। निर्वाह अर्थव्यवस्था में बड़े पैमाने पर व्यापार का प्रसार संभव नहीं था। इसी कारण नगरों का उदय भी इस काल में नहीं हुआ। इसी कारण ऋग्वेद काल में नगरों का उदय भी नहीं हुआ। यह सभ्यता का स्वरूप ग्रामीण ही बना रहा। इस सभ्यता का स्वरूप ग्रामीण ही बना रहा और अर्थव्यवस्था भी ग्रामीण ही थी। यही आपको लिखना है, ठीक। यही आपको ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था की विशेषताओं के बारे में लिखना है। सबसे पहले आपका परिचय होगा। परिचय के बाद आपको पशुपालन के बारे में थोड़ा बताना है। पशुपालन के बाद थोड़ा कृषि के बारे में लिखना है। सभी चीज पैराग्राफ चेंज करके लिखते चल जाइएगा। थोड़ा शिल्प के बारे में पैराग्राफ चेंज करके, फिर व्यापार वाणिज्य के बारे में, फिर करारोपण प्रणाली के बारे में थोड़ा सा पैराग्राफ चेंज करके लिख देना है और फिर एक छोटा सा निष्कर्ष दे देना है आपको, ठीक। इसको मैं एक बार फिर से पढ़ देता हूं। और ऋग्वैदिक आर्यों का भौतिक जीवन मुख्यतः पशुपालन, कृषि, कुटीर उद्योग पर आश्रित था। ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था एक ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी। घुमंतु जीवन होने के कारण किसी भी प्रकार की अस्थायी कृषि एवं वाणिज्य व्यापार का विकास नहीं हो पाया था। पैराग्राफ चेंज करना है, फिर लिखना है। अर्धयायावा ऋग्वैदिक आर्य
अर्धयायावार खानाबदोश थे, इसलिए इनका मुख्य पेशा पशुपालन था। आर्यों के जीवन में पशुओं का बहुत महत्वपूर्ण स्थान था, लेकिन गाय इनमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थी। ऋग्वेद में जीवन की तमाम अभिव्यक्तियों का गौ के माध्यम से ही व्यक्त किया गया है। ऋग्वेद में जीवन की तमाम अभिव्यक्तियों को गौ के माध्यम से व्यक्त किया गया है। उदाहरण के लिए राजा के लिए गोपति, समय के लिए गोधूली शब्द, और धनी व्यक्ति को गोमत और पुत्री को दुहिता कहा गया है। पशु ही आज की मुख्य संपत्ति थी, इसलिए इनकी चोरी सर्वाधिक होती थी। पशु ही आज की मुख्य संपत्ति थी, इसलिए इनकी चोरी सर्वाधिक होती थी। अतः गविष्टि ब्रैकेट में लिखिए गायों की खोज इस युद्ध का पर्याय बन गया। अतः गविष्टि शब्द युद्ध का पर्याय बन गया। गाय मुख्य संपत्ति एवं विनिमय का माध्यम थी। अन्य पशु में ऊंट, हाथी, बाघ, सिंह आदि से ऋग्वैदिक आर्य परिचित थे। फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखना है कि ऋग्वैदिक आर्यों का गौण पेशा कृषि था। फसल के रूप में यव या जौ का उल्लेख मिलता है। ऋग्वैदिक आर्य 6 ऋतुओं से परिचित थे। कृषि में जुताई के लिए लकड़ी का हल का प्रयोग करते थे। कुल मिलाकर पशुचारण की तुलना में कृषि का महत्व कम था। इसकी पुष्टि ऋग्वैदिक देवकुल में देवियों की नगन स्थिति से स्पष्ट होती है। फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखना है कि ऋग्वेद में कुछ शिल्पों का वर्णन है, जैसे कुम्हार के लिए कुलाल शब्द आया है और वहीं बढ़ईगिरी के लिए तक्षण शब्द का प्रयोग किया गया है। दो पर तांबा और कांसा धातु का प्रयोग करते थे ऋग्वैदिक आर्य, और धातु के लिए अयस शब्द का प्रयोग किया गया है ऋग्वेद में। फिर पैराग्राफ चेंज करके व्यापार वाणिज्य के बारे में थोड़ा लिखना है। ऋग्वेद में वणिक समुदाय की चर्चा है। ऋग्वेद में वणिक समुदाय की चर्चा है। पानी नामक व्यापारी जो है व्यापार का काम करते थे, और ये गैर आर्य थे और अपनी कृपणता या कंजूसी के लिए विख्यात थे। ऋग्वैदिक काल में नियमित सिक्कों का प्रचलन नहीं हुआ था, अतः व्यापार जो सीमित व्यापार होता भी था वो वस्तु विनिमय प्रणाली के माध्यम से होता था। वस्तुतः कृषि अधिशेषों की स्थिति न होने के कारण व्यापार नगण्य था। उसके बाद पैराग्राफ चेंज करके आपको लिखना है कि ऋग्वैदिक काल में करारोपण प्रणाली का विकास नहीं हुआ था, क्योंकि अभी अस्थायी कृषि नहीं हो रही थी। राजा को जनता बलि नामक स्वैच्छिक कर देता था और यही राजा का आय का प्रमुख साधन था। फिर पैराग्राफ चेंज करके निष्कर्ष लिखना है कि ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था उपहार अर्थव्यवस्था एवं निर्वाह अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता था। लूट के माल का पुनर्वितरण एवं पारस्परिक विनिमय पर यह आधारित था। निर्वाह अर्थव्यवस्था में बड़े पैमाने पर व्यापार का प्रसार संभव नहीं था। इसी कारण नगरों का उदय भी इस काल में ही हुआ। इस सभ्यता का स्वरूप ग्रामीण ही बना रहा। इस प्रकार से आपका आज का क्लास में हमने ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था के बारे में बता दिया। अब जो है नेक्स्ट वीडियो में हम आपको उत्तर वैदिक काल की अर्थव्यवस्था के बारे में बताएंगे। ठीक है, आज का क्लास इतना ही। आप लोग इस वीडियो को कमेंट जरूर किया कीजिए, और कुछ भी आपको लगता है कि और सुधार की आवश्यकता है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखा करें। लाइक सब्सक्राइब भी किया करें। ठीक है, धन्यवाद।